नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो अपनी क्लास जो है वो जैव प्रौद्योगिकी है, जिसके अंदर जो है फर्स्ट जो है अपन ने इसका परिचय के बारे में पढ़ा था। आज जो लेंगे वो पुनर्योजित डीएनए के बारे में है कि पुनर्योजित जो डीएनए हो वो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत को दो भागों में बांट, दो सिद्धांत है। दो सिद्धांत है। एक तो है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। आनुवंशिकी का बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, डीएनए या आरएनए में बदलाव किए जाते हैं। किए जाते हैं, ठीक है। यानी डीएनए और आरएनए में क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, और इसी बदलाव को अपन ये डाला जाता है परपोषी कोशिकाओं में। परपोषी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। और परपोषी कोशिकाओं में जब गुणन होगा तब इसमें क्या होंगे, लक्षण प्रारूप जो होंगे इसके वो परिवर्तित होंगे, में बदलाव आएगा। ठीक है, तो डीएनए के अंदर कोई चेंज करके उसके अंदर क्या करेंगे अपन, वो डीएनए को परपोषी कोशिकाओं के अंदर जिसके अंदर अपने को करवाना है उनके अंदर डालने पे उनके लक्षण प्रारूप क्या हो जाएंगे, उनके फिनोटाइप में क्या आएंगे, चेंज आएंगे। फिनोटाइप में बदलाव होंगे, ठीक है, या चेंज आएंगे। फिनोटाइप क्या होंगे, बदल जाएंगे। दूसरा जो है वो है जैव, ठीक है, प्रक्रिया यानी बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों का, इसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इनका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। संवर्धन किया जाता है, ठीक है, यानी कल्चर करवा के उनकी संख्या में वृद्धि करती है बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पर उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। अच्छा, वृद्धि क्यों की जाती है, उत्पाद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इसको बोला जाता है बायो प्रोसेस। तो ये दो सिद्धांतों के जरिए अपन जो है इनसे उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जीन को चेंज करके सीधा उसका फिनोटाइप चेंज करेंगे और इसमें उत्पाद को लिया जाता है संवर्धन करवा के। ठीक है, तो ये दो तरह के हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरी है बायो प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है, इनमें जीन के अंदर क्या करेंगे, बदलाव करके फिर लक्षण प्रारूप में बदलाव किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों में लेके उनका संवर्धन किया जाता है और संवर्धन से उनमें बड़े पैमानों की संख्या में वृद्धि की जाती है और जिससे उत्पाद भी अपने को ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दो तरह की जो है वो सिद्धांत चलते हैं। नेक्स्ट है वो है जीन क्लोनिंग। देखो, क्लोनिंग का मतलब है, अपन ने देखा था कल के जो इवान विल्मुट जो था, उन्होंने सबसे पहले डॉली बेड को बनाया था। ठीक है, यहाँ पे है जो है वो जीन की क्लोनिंग है। क्लोनिंग किसकी है, जीन की है। जीन कहाँ पे मिलते हैं, सपोज मान लो ये डीएनए, डीएनए का फ्रेगमेंट क्या करता है, कोई ना कोई क्या बनाएगा। सपोज मान लो ये फ्रेगमेंट जो है वो अपन ने निकालते हैं, ये अपना जो एक टुकड़ा लेते हैं जिसपे जीन होती है, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन फंक्शनल फ्रेगमेंट। क्या बोला जाता है, फंक्शनल फ्रेगमेंट बोला जाता है। इस फंक्शनल फ्रेगमेंट क्या करता है,
जो क्या बनाता है, आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेगा, यानी प्रोटीन इसके संबंधित जीन जो होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस टुकड़े को बोला जाता है जीन बोला जाता है। अब जीन की क्या करेंगे अपन, किसी भी जो है जैसे इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन वाली जीन कौन सी है वो अपन लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो ये इंसुलिन वाली जीन है तो इसका टुकड़ा अपन लेते हैं, तो ये सपोज मान लो ये अपन ने टुकड़ा लिया। ठीक है, अब इस टुकड़े को जो है वो अपन किसी होस्ट के अंदर डालते हैं, या पहले सबसे पहले इसको जोड़ा जाता है किसके अंदर, वेक्टर के साथ में जोड़ा जाता है। किसके साथ में जोड़ा जाता है, वेक्टर के साथ। लेकिन वेक्टर के साथ में क्यों जोड़ा जाता है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो वेक्टर के साथ में इसलिए जोड़ा जाता है कि देखो अपने अंदर अगर जोड़ेंगे इसको तो ये कॉपी की दर जो होगी वो क्या होगी, वो बहुत कम होती है कि 24 घंटे के अंदर जो है एक कोशिका डिवाइड होती है। लेकिन इसके लिए अपन वेक्टर के साथ में, वेक्टर कौन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक अनोदर जो होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो किसके साथ में जोड़ा जाता है, इसको प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, नॉन जीनोमिक डीएनए, नॉन जीनोमिक डीएनए होता है ये, जिसके साथ में जोड़ा जाता है। तो इस डीएनए में, इस डीएनए के साथ में, अच्छा इसको जोड़ने का दूसरा कारण ये भी है कि इसमें ऑरी स्थल नहीं होते। ठीक है, ऑरी स्थल क्या होते हैं कि जिसके अंदर ऑरी स्थल होते हैं वो क्या करता है, उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। जैसे अपने अंदर जो पूरा डीएनए होगा उसके अंदर ऑरी स्थल होंगे, यानी अपने डीएनए क्या करेगा, कॉपी करेगा। यहाँ वाला जो डीएनए है वो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये टुकड़ा है, इसमें ऑरी स्थल नहीं होते, ऑरी स्थल नहीं होते होते अतः ये स्वयं प्रतिकृति यानी कॉपी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। इसलिए इसको किसके साथ में जोड़ा जाता है, प्लाज्मिड के साथ। अच्छा, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ने के बाद में फिर इसको, इस वेक्टर को किसमें प्रवेश कराया जाता है। अच्छा, प्लाज्मिड जो होता है वो काम करेगा जो डीएनए को, जो वांछित डीएनए, ये अपना कौन सा डीएनए है, ये अपना वांछित डीएनए है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसके क्या नाम है, इसको बोला जाएगा वांछित डीएनए, वांछित डीएनए। इसको बोला जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको एलिन डीएनए भी बोला जाता है, एलिन डीएनए भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके सारे जो नाम है वो एक ही है, वांछित डीएनए है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एलिन डीएनए है। ठीक है, अच्छा ये वांछित डीएनए को सबसे पहले वेक्टर में जोड़ा जाएगा क्योंकि इसको डायरेक्टली अपन परपोसी के अंदर नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे किसके साथ में करवाएंगे, वेक्टर। और वेक्टर जो है वो लेके जाता है किसके साथ में, अच्छा वेक्टर के डीएनए के साथ में जब ये डीएनए और प्लस जो है अपना एलिल डीएनए दोनों जब कॉम्बाइन हो जाते हैं तो ऐसे डीएनए को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है, यानी इसी को बोला जाता है पुनर्योजित डीएनए, पुनर्योजित डीएनए, पुनर्योजित डीएनए। ठीक है, पुनर्योजित डीएनए का मतलब क्या है कि जो वेक्टर के डीएनए के साथ में जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे डीएनए को कौन सा डीएनए बोला जाता है, पुनर्योजित रिकॉम्बिनेंट या आर डीएनए। क्या बोला जाता है, आर डीएनए कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जो है पुनर्योजित डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरित करवाते हैं। वहां से ये क्या करता है, गुणन करता है, और गुणन से क्या बनता है, उसका उत्पाद बनता है। उत्पाद को अपन अलग करके अपने जो भी कार्य होगा उसमें यूज में ले लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो एक सिंपल प्रोसेस हुआ कि अपन एलियन डीएनए को लिया, ठीक है, उसको वेक्टर के साथ में जोड़ा, और वेक्टर के साथ में जोड़ने के बाद में फिर अपन ने वेक्टर को किस में डाला, परपोषी कोशिकाओं के अंदर विभाजन। अच्छा, ये तो एक वेक्टर के साथ में अपन ने जोड़ा, यानी वो एक में जाएगा। इस तरह से अपने को जो उत्पाद फिर क्या आएगा, अपने पास में कम मात्रा में मिलेगा।
तो पहले से ही क्या करेंगे अपन, इनकी कॉपियां तैयार कर लेंगे। जो वांछित डीएनए है इसकी कॉपी जो तैयार की जाती है, कॉपी तैयार करना, ये मेथड होता है पीसीआर का, पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा अपन कई सारी कॉपियां क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारा डीएनए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उनको किसके वेक्टर के साथ में जोड़ के और फिर क्या कर लेंगे, इसको अपन किसी परपोषी कोशिकाओं के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने के बाद में जैसे ये क्या हो जाएगा, कॉपी करने लगेगा, तो अपना उत्पाद भी साथ साथ में बनाता रहेगा। नेक्स्ट है जीन अभियांत्रिकी जो है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक जो है इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जीन अभियांत्रिकी की प्रमुख विधि जो पुनर्योजित डीएनए तकनीक की है, इसके मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी डीएनए, क्योंकि डीएनए अपना बहुत बड़ा है, उसमें कई सारी क्या होती है, जीन होती है, उसमें कई सारी क्या होती है, जीन होती है। ठीक है, कई सारी जीन है। अच्छा, इस जीन को पहले अपनी वांछित जीन को पहचान करेंगे, क्या करेंगे, वांछित जीन को पहचान करने के। अच्छा, वांछित जीन को पहचान करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको जो अपनी जीन जो है वहां से, सपोज मान लो अपन ने पहचाना कि ये वाली जीन है, ठीक है, तो इसको काटने के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो इसको क्या करेगा, विशिष्ट स्थानों पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, काटने के बाद में जो अपन ने ले लिया, इसी को ही बोला जाता है, जो कटा हुआ भाग होगा, ठीक है, इसी को बोला जाता है अपना वांछित डीएनए, जिसको बोला जाता है अपने एलियन डीएनए, जिसको बोला जाता है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये होने के बाद में फिर क्लोनिंग भाग की चयन किया जाएगा। अच्छा, क्लोनिंग भाग का मतलब होगा कि भाई अब इसको किस में साथ में जोड़ा जाए, तो उसकी पहचान की जाती है जिसके साथ में इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो भाग की तरह करेगा। वांछित जीन का क्लोनिंग भाग में निवेशन, अब क्लोनिंग भाग का चयन कर दिया कि भाई इसमें डालना है अपने को, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उस जीन को उसके अंदर डाला जाएगा, ये डीएनए को उसके साथ में जोड़ा जाएगा। फिर अपने पास में जैसे ही जो बनेगा वो पुनर्योजित परपोषी कोशिकाओं में गुणन करेगी। अब वो पुनर्योजित डीएनए वेक्टर के साथ में करने के बाद में फिर इसमें परपोषी कोशिकाओं में गुणन करेगी। ठीक है, और क्लोनिंग की गई जीन की पहचान अन्य जीवों में फिर स्थानांतरण, फिर अपन ने क्या किया, जो क्लोनिंग जीन की अपन ने पहचान कर ली और फिर अन्य जीवों में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। और जिसके लिए ट्रांसफर किया है, जिस गुण के लिए वांछित जीन को, उसकी अभिव्यक्ति उस जीव के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले डीएनए को अलग करना, डीएनए का चयन करना, फिर डीएनए को आइसोलेट करना, फिर करना क्लोनिंग भाग का चयन करना, फिर वांछित डीएनए का क्या करना, निवेशन करना, फिर पुनर्योजित डीएनए का परपोषी में गुणन होगा। ठीक है, फिर क्लोनिंग की गई जीन की पहचान होगी। ठीक है, और फिर अन्य जीवों में इसका ट्रांसफर करेंगे और फिर उसकी क्या होगी, अभिव्यक्ति आएगी। ठीक है, तो ये होती है क्या, मुख्य चरण होते हैं किसके, जीन अभियांत्रिकी या पुनर्योजित जो डीएनए टेक्निक है उसके। अब है अभियांत्रिकी के पुनर्योजन में कौन कौन से ऐसे उपकरणों या अवयवों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अपन ने डीएनए की पहचान कर ली कि भाई ये डीएनए है, ये टुकड़ा है। ठीक है, तो उस टुकड़े को कैसे अपन लाएंगे। ठीक है, तो उस टुकड़े को लाने के लिए अपने को काटना पड़ेगा उसको, और काटने के लिए अपन कैंची का यूज नहीं करेंगे, अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, जिसको आणविक कैंचिया भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। उसको वो क्यों, क्योंकि वो विशिष्ट स्थानों पे क्या करती है, उसको कट करती है, और ये बहुत सरल तरह के पाए जाते हैं। दूसरा होता है लाइगेज। अच्छा, जो
अपन डीएनए, वांछित डीएनए के लिए जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे उसी एंजाइम को अपन वेक्टर के अंदर भी यूज करेंगे, क्योंकि दोनों एंजाइम जो होंगे वो एक ही होंगे। क्योंकि एक होने का कारण क्या है, क्योंकि ये एंजाइम जो होते हैं वो विशेष स्थानों पे इसको कट करते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए है, अब सपोज मान लो एक एंजाइम जो है वो इसको इस वाले भाग से कट कर रहा है, इस वाले भाग से कट कर रहा है, और अपन दूसरा वाला जो भाग जो होगा वो जो है वो इस वाले भाग से कट कर रहा है। ठीक है, दोनों के जो विशिष्ट साइड जो होगी वो अलग अलग होगी। अच्छा, अलग अलग होगी तो अपन वापस उसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। जो डीएनए में अपन पढ़ेंगे कि डीएनए किससे बना हुआ होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड विशिष्ट होते हैं, यानी ये जो है वो विशिष्ट स्थानों पे ही क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, ये स्पेशल साइड से ही जुड़े हुए रहेंगे। ए जो होगा वो टी से जुड़ा हुआ रहेगा, सी सो है वो जी से जुड़ा हुआ रहता है। जो ए और जी मैं नाम बोल रहा हूँ, ये प्यूरिन और पिरामिडिन के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहां से अगर कट किया तो सेम वहां से ही वो एक सीक्वेंस होगी, वही से वो कट करेगा। ठीक है, तो दोनों सीक्वेंस जो होगी वो आपस में ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जुड़ने, जैसे सपोज मान लो एक ने इससे कट किया और दूसरा भाग जो होगा वो ऐसा होगा, तो दूसरे वाले का जो भाग जो होगा वो यू होगा, दूसरा वाला भाग ये ऐसा होगा, तब ये आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब ये साइड जुड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, ऐसा का ऐसा अपने को वेक्टर डीएनए में भी कट करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो, आपस में क्या हो, जुड़ सके। इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक साइट बोला जाता है। तो दोनों के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक को यूज करेंगे। फिर इनको जोड़ने के लिए अपन किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो डीएनए को क्या करता है, फॉस्फेट जो समूह होता है उनको जोड़ने का कार्य करता है, डीएनए को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य। ठीक है, फिर वाहक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर परपोषी या ग्राही कोशिका की जरूरत पड़ती है, किसके अंदर डालेंगे। फिर पॉलीमरेज, पॉलीमरेज जो है उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर इसको स्टोरेज करने के लिए अपने को जीन बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके क्या है, उपकरण होते हैं। सबसे पहला जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को दूसरा नाम जो है वो क्या बोला जाता है, आणविक केशिया भी बोला जाता है, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स को विशिष्ट स्थानों पे क्या करता है, इसको कट करता है। इसकी खोज जो थी वह वर्नर ऑबर और हेलमिट स्मिथ, ठीक है, ऑर्बर और स्मिथ ने की थी। ये बात जो है वो सबसे पहले 1960 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दशक की बात है, 1960 दशक। लेकिन सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज जो है वो कब हुई थी, 1970 के अंदर। डीएनए के अणु को एक निश्चित स्थल पर काटते हैं, डीएनए के क्या करेंगे, ये विशिष्ट स्थानों पे क्या करेंगे, इसको काटते हैं। प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम ई कोली के अंदर, बेसिलस में, स्टेप्टोकोकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस जो एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया का नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस का उपयोग जो होता है वो पीसीआर में होता है, क्योंकि इनमें पीसीआर का जो टेम्परेचर रहता है वो 92 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। ठीक है, और ये जो है वो इस टेम्परेचर पे भी इसका जो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो काम करेगा, या पॉलीमरेज जो एंजाइम जो होंगे इनसे बनने वाले वो वहां पे काम करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ए एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, आर आई, टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस और टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस, ये 3 तरह से। जैसे है ई कोली, ठीक है, आर आई, और दूसरा जो है हिन सेकेंड। जैसे ये एग्जाम्पल है किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल है। अच्छा, एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस होता है। देखो ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो है ये ई आर ई, ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लियस वाला है। ये एंजाइम जो है वो डीएनए को सिरों से काटता है, से काटता है, तो वो कोई काम का नहीं रहता। लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस जो है वो विशिष्ट स्थानों से काटता है, विशिष्ट स्थल से काटता है, पर काटता है।
इसलिए इसका उपयोग होता है, तो एंडोन्यूक्लियस का उपयोग होता है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस का नहीं होता। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे देते हैं, ठीक है, सपोज मान लो ई कोली आर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, पहला जो लेटर होता है फर्स्ट, फर्स्ट लेटर जो होता है वो एंजाइम के वंश को बताता है, किसको बताता है, वंश को, ठीक है। तो जैसे इसमें बताया जाता है एस्केरेसिस, ई जो है ये किसको बता रहा है, उसके वंश को, एस्केरेसिस जो है वो इसका वंश है, ठीक है, ये जो है एस्केरेसिया, ये इसका क्या है, वंश है। कोली, ये इसकी दूसरा जो अक्षर जो होता है, दो अक्षर, दूसरे के कितने, दो अक्षर, ठीक है, तो दो अक्षर कौन से आ गए, ये सी ओ दोनों आ गए, ठीक है। वंश वो किसकी जाति को बताता है, ये किसको बताता है, इसकी जाति को बताता है, यानी इसकी जाति क्या है, कोली, ठीक है। और ये छोटे से अक्षर में लिखा जाता है, और कोली इन तीनों को इटैलिक्स में लिखा जाता है, टेढ़े में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए ई कोली, ठीक है, ई कोली में एस्केरेसी कोली से, और हिंद सेकंड से है, तो हिंद में आ एच, जैसे हिंद का है हिंद, ठीक है, सेकंड ये जैसे है, तो एच जो है वो क्या है, ये हीमोफिलस है, यानी ये इसका वंश हो गया। और आई एन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है वो क्या हो गया, इसकी जाति हो गई, ठीक है। डी इसका क्या होता है, ये प्रभेद होता है, जहां से इसी को निकाला गया है, ठीक है, प्रभेद। और सेकंड जो है वो इसका क्या है कि ये कितनी मात्रा, मतलब कितनी संख्या में इसको निकाला गया, पहली संख्या में है, दूसरी बार में है, तीसरी बार में है, ठीक है, तो एक से अधिक निकाला, यानी इसको दूसरा बार में निकाला गया है, ये नंबर है जब इसको बनाता। चौथे के रूप में अपन प्रभेद में लिखा जाता है, जिसे उसको क्या लिखा जाता है, उसका प्रभेद लिखा जाता है, ठीक है, किससे उसको निकाला गया है, ठीक है, तो आर प्रभेद से निकाला गया है। यदि किसी एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसको रोमन संख्या में, अगर इन तो इन सेकेंड है तो इसका मतलब फर्स्ट भी होगा, ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो इन सेकेंड है तो यहाँ पे फर्स्ट भी होगा, तो ये सेकेंड जो है वो निकलने का उसका क्रम होता है, ठीक है। तो पहला अक्षर जो होता है वो उसको जाति को, वंश को करता है, दूसरा अक्षर जो होता है, दो अक्षर होते हैं उसके अंदर जिसको जाति को करते हैं। आर जो होता है वो उसका प्रभेद है, ये प्रभेद है जो कहां से निकाला गया है, ठीक है, या वेरिएंट कह सकते हैं अपन। और आई जो है वो निकलने का क्रम है, ठीक है, कि कब उसको निकाला गया। अब है पहला वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। अब कैसे पृथक्करण करेंगे, सबसे मान लो अपन ने किसी जीन को देखा कि इसमें जीन है, तो डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे अपन। तो डीएनए का आइसोलेशन करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कुछ एंजाइम, जैसे प्लांट है तो प्लांट की भित्ति को तोड़ने के लिए अपने सेल्यूलेज एंजाइम डालेंगे तो वो टूटेगा। फिर प्रोटीन और जो है वो लिपिड्स जो लाइपेज है उनको एंजाइम को डालेंगे ताकि उसकी भित्ति गल जाए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गल जाए, और फिर उसमें से चिल जो है एथेनॉल डाल के फिर उसको क्या किया जाता है, डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन होने के बाद में फिर वांछित जीन की पहचान करने के लिए, उसको पृथक करने के लिए प्रतिबंधित या सीमित एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज में लिया जाता है। और मोस्ट ऑफ जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, ई कोली जो आर आई फर्स्ट है, इस प्रभेद को या इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज में लिया जाता है, ठीक है। एंजाइम का प्रयोग किया जाता है जो वांछित जीन को, पैसेंजर जीन भी कहा जाता है, जो वांछित जीन है इसको पैसेंजर, पैसेंजर इसलिए क्योंकि इसको अपन वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे और वेक्टर के साथ में जोड़ के इसको फिर परपोषिक कोशिकाओं में अंदर डालेंगे, ठीक है। ये आर आई क्या करता है, जैसे सपोज मान लो ये है GAATTC, ये कम से कम इसमें 4 से 6 जो है न्यूक्लियोटाइड के बेस में विशिष्ट स्थानों पे ये कट करता है, इसको क्या करता है, यहाँ से कट करता है। दूसरा जो होगा इसके सामने वो कौन सा होगा, CTTAAG, ठीक है। ये सपोज मान लो इसकी 5 वाली है तो ये इसकी थर्ड वाली होगी, हम ये इसकी थर्ड वाली है तो ये इसकी 5 वाली होगी, ठीक है, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहे।
ये क्या है, ये डीएनए है। अब डीएनए के क्या करेगा, ये विशिष्ट स्थानों पे कट करेगा। क्या करेगा, ये विशिष्ट स्थानों, तो आर आई जो एक्स के कोली जो है, ठीक है, तो ये जो कट करता है वो यहां से कट करेगा, ठीक है, और एक यहां से कट करेगा, ठीक है, और यहां से कट करने के बाद में ये बनेगा, वो कैसा बनेगा, जैसे जी, ठीक है, और नीचे जो है वो सी टी टी ए ए, ठीक है, एक साइड तो ये बनी, ठीक है, दूसरी तरफ जो बनता है वो बनता है ए ए टी टी और सी, ठीक है, ये बन गया, ये यहां से ये बन गया, ठीक है, और इधर रहेगा ये जी, ये इस तरह से। ये जैसे ही इसके पास में आएंगे ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी बॉन्ड बना देते हैं। कौन सा, फॉस्फोड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बनता है, ये इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन, ऊपर जो बनेगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो साइड जो होती है उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोला जाता है, स्टिकी एंड बोला जाता है। स्टिकी एंड का मतलब होता है चिपचिपा, या चिपचिपे सीरे बोलते हैं, ठीक है, स्टिकी एंड। अच्छा, ये जो साइड बनती है इसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक साइड, ड्रोमिक साइड बोला जाता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक साइड। यानी आप किधर से भी पढ़ो, सी टी सी मलयालम, तो मलयालम में आप उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो एक जैसा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे भी आप जी ए टी टी सी, ठीक है, और इधर से पढ़ेंगे तो जी ए टी टी सी, इसी को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक साइड। यानी ये पैलिंड्रोमिक साइड से क्या करेगा, कट करेगा। अच्छा, ये कि ये पैलिंड्रोमिक जो अपन ले रहे हैं, सपोज मान लो वांछित डीएनए से ले रहे हैं, तो उस डीएनए के अंदर जो है वो डीएनए अपन वेक्टर के साथ में जब जोड़ेंगे इसको, तो उसके अंदर भी आपको ऐसी की ऐसी साइड मिलेगी, तभी वो जुड़ पाएगा, नहीं तो वो जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था कि जिस एंजाइम का उपयोग अपन यहां कर रहे हैं, वांछित जीन को लेने के लिए कर रहे हैं, वो का वो अपन जो है वो किसमें करेंगे, वेक्टर के लिए भी करेंगे, ताकि वो जो है वो दोनों तरफ जो पैलिंड्रोमिक साइट बनती है वो कैसी बनेगी, सेम बनेगी, और वो उसके साथ में क्या हो सकता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए सपोज मान लो, ठीक है, तो अपने लिए जो टुकड़ा चाहिए जो जोड़ेंगे वो भी सेम कटा हुआ होना चाहिए, ये इस तरह से। तो ये अपना कौन सा हो गया, वांछित डीएनए हो गया। ये अपना कौन सा हो गया, वांछित डीएनए, जिसके अंदर अपन ने क्या है, जीन है, ठीक है। और ये कौन सा डीएनए हो गया, ये वेक्टर का डीएनए। और दोनों के लिए आर ई जो लिया वो कैसा लेंगे अपन, आर ई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो लेंगे वो कैसे लेंगे, सेम लेंगे, कैसा लेंगे, समान लेंगे, ताकि कौन सी साइड बने, पैलिंड्रोमिक साइड बने, और पैलिंड्रोमिक साइड से वो आसानी से स्टिकी एंड होंगे तो आसानी से चिपक जाएंगे। अच्छा, जोड़ने के लिए अपन किसको करेंगे, अपन यहाँ पे जोड़ने के लिए वो करेंगे लाइगेज एंजाइम को काम में लेंगे। यदि भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए टुकड़े को डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, की उपस्थिति में मिला दे तो दोनों डीएनए खंड फॉस्फोडाइएस्टर बंध बना के द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये देखो, जैसे अपन लाइगेज मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये द्विकुंडलित क्या कर देंगे, वापस डीएनए बना देंगे, ठीक है। अच्छा, ई कोली एंजाइम में डीएनए को निम्न क्रम से पहचानते हैं, जैसे ये सार क्रम होते हैं, ठीक है, सार क्रम मैंने ये जो है वो एक तो यहां से कट करेगा और दूसरा अपने यहां से कट करेगा, ठीक है, तो ये सार क्रम होते हैं।
अब एक क्लोनिंग का चेन, किसके साथ में इसको जोड़ेंगे उसको बोला जाता है क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोला जाता है? क्लोनिंग वेक्टर, यानी किसके साथ में इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वांछित जीन जो अपन ने लिया, जो टुकड़ा आया है, उसको पृथक करने के पश्चात एक वाहक की आवश्यकता होती है जो वांछित डीएनए को सहित परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करवाए। इसका मेन कार्य क्या है वेक्टर का? कि भाई वांछित डीएनए को इसके साथ में जोड़ना, और जुड़े हुए को आर, मतलब जुड़ेगा तो वो आर डीएनए बन जाएगा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी परपोषिका कोशिका में प्रवेश करवाना, ये इसका कार्य जो होता है वो किसका होता है? वेक्टर का होता है। तो डीएनए की क्या होती है? पुनरावृत्ति कर सके, ताकि वहां जाके वो क्या कर सके, एक एनवायरमेंट मिले उसको, और वहां जाके वो क्या करे? रेप्लिकेट करे। ठीक है, यानी सपोज मान लो ये परपोषी है, ठीक है, और ये क्या हुआ अपना पास में? वी वेक्टर हो गया। और वेक्टर को किसके साथ में? ये इसका खुद का डीएनए होगा, ठीक है, और ये क्या हो गया? ये प्लाज्मिड हो गया, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं वेक्टर को। ठीक है, तो ये अब इस बैक्टीरिया के सेल में जाके अब कॉपी करेगा। ये बैक्टीरिया जब कॉपी करेगा तो साथ साथ में इसको भी कॉपी कर पाएगा। तो ये कॉपी होगा तो अपना ब्लू वाला जो वांछित जीन है वो भी क्या होगा? वो भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो एक वाहक को निम्न विशेषता होनी चाहिए। वाहक में क्या होना चाहिए? वाहक में सबसे पहला होता है कि परपोषी कोशिकाओं में पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे मैंने इसको डाला यहाँ पे, तो ये इसके अंदर क्या होना चाहिए? कॉपी। साथ साथ में जैसे जैसे वो बैक्टीरिया कॉपी करे तो ये भी साथ साथ में क्या करे? अपना रेप्लिकेशन करने जैसा होना चाहिए। परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके और पुनः पृथक भी हो जाए, इसको वापस डाला भी आसानी से जा सके और यहाँ से निकाला भी आसानी से जा सके। वाहक अणु में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसानी से तोड़ सके, और प्रतिबंधित स्थल जो होते हैं वो वी जातीय डीएनए का निवेश आसानी से हो सके। ठीक है, तो जो ये वाहक के अंदर जो है, वो वाहक के अंदर ये जो वाहक जो है, इसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि भाई ये जो वाहक है इसके अंदर जो स्थल जो है, जैसे मैंने कहा कि जो अपना डीएनए है, एलिन डीएनए जो इसके साथ में जोड़ेंगे, ठीक है, वो डीएनए, ये एलिन डीएनए जो से है, ठीक है, जहां से इसको कट किया जाएगा वहीं से इसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी बताया था कैसा होगा? एक ही होना चाहिए। यानी इसमें जो कहते हैं कि और इस जो स्तर जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? एक ही होने चाहिए, एक या दो होने चाहिए। ज्यादा होगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई जुड़ूंगा तो जुड़ूंगा कहां से। ठीक है, जैसे अपन ने आया कि ऐसी ऐसी साइट, जैसे ये डीएनए अपना जो बनाया मैंने ऐसे इस तरह से, ठीक है, अब ये यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है, लेकिन ये जुड़ने के लिए यहाँ पे दो तीन साइट है, तो दो तीन साइट होगी तो क्या होगा? वो कंफ्यूज है कहां से जुड़े। ठीक है, तो हमेशा साइट कितनी होनी चाहिए? एक या दो होनी चाहिए। इनमें एक निश्चित स्थल मार्केबल सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो रूपांतरित कोशिकाओं को सहन करने में, ये तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? देखो, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि उस जो प्लाज्मिड जो होता है, ये क्या खासियत होती है इनकी? ये एक अलग से ही बैक्टीरिया के अंदर नॉन जीनोमिक डीएनए होता है, और ये डीएनए जो है वो उसके अंदर क्या होता है? उस बैक्टीरिया के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करता है। और रेजिस्टेंस का किसका काम करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध क्षमता होती है। अच्छा, ठीक है, अब ये क्षमता किसकी है? एंटीबायोटिक की है। एंटीबायोटिक की क्षमता है, यानी उसमें कौन सा है जो एंटीबायोटिक के अंदर जो है वो क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे स्थल होते हैं, जैसे ये होता है एम्पीसिलियन के लिए, कुछ जो स्थल होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन के लिए होते हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा, ठीक है, ग्लैक्टोलेज जो है उसके लिए भी होते हैं।
ठीक है, ये एंटीबॉडीज अगर डालेंगे तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो फिर सिलेक्टेबल मार्कर क्या हुआ? सिलेक्टेबल मार्कर ये हुआ कि जब अपना जो डीएनए है वो सपोज मान लो मैंने यहां पे जोड़ दिया, अपना वाला जो डीएनए है ये यहां पे जोड़ दिया, इसको यहां से हटाकर मैं अगर यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, तो जैसे ही टेट्रासाइक्लिन के पास में जोड़ दिया तो ये होगा कि टेट्रासाइक्लिन क्या कर रही है, जीन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंट जीन है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन अगर एंटीबायोटिक डालते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना डीएनए जोड़ दिया तो ये क्या कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है। यानी अब जो होगा, अब टेट्रासाइक्लिन डालने पर ये क्या होगा, ये इसके ऊपर ये आएगा और ये इस टेट्रासाइक्लिन डालने पे ये मर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पहचानते कैसे? जैसे सपोज मान लो अपन ने याद जुड़ा तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये अपन कल्चर करवाते हैं, कल्चर करवाते का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अपन ये इसको कल्चर करवाएंगे तो ये जैसे सपोज मान लो ग्रीन कलर के जो बना रहा हूं, ये अपने वाले जो है वो बैक्टीरिया है या प्लाज्मिड है जो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और इससे अपने को उत्पाद लेना है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं वो कैसे हैं, जो अनावश्यक है, जो इसके साथ में ग्रो हो गई, क्योंकि ये तो अपन लैब में करवाते तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया है तो उधर भी हो सकते हैं, तो वो इसमें कॉन्टामिनेट हो गए, यानी वो इसके अंदर आ गए। तो अब इनको क्या करना है, अपने को ग्रीन वाले को हटाना है। ठीक है, या और या ब्लू वालों को यहाँ से हटा के बाहर भेजना है। अपने को चाहिए क्या, ग्रीन वाले चाहिए। अब ग्रीन वाले को अपने को पता है कि इस पे टेट्रासाइक्लिन अगर डालते हैं तो इस पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन डालने पे क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। ठीक है, और एम्पीसिलियन डालेंगे तो इस पे कोई असर नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एम्पीसिलियन डाल देंगे। कौन से डालेंगे, एम्पीसिलियन। एम्पीसिलियन डालने से क्या होंगे कि ब्लू वाले जो होंगे, क्योंकि एम्पीसिलियन के लिए ये कैसा है, रेजिस्टेंस है, जो अपने वाला कैसा है, रेजिस्टेंस है। ग्रीन वाला कैसा है, एम्पीसिलियन के लिए, एम्पीसिलियन के लिए कैसा है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, जो कैसा है, नॉन फॉर्मिक है, नॉन फॉर्मिक है। ठीक है, नॉन फॉर्मिक जो है वो कैसे है, वो एम्पीसिलियन के लिए जो है कैसे है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहां से अपन इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। इसके द्वारा रूपांतरण या सरल एवं दक्ष हो जाता है। वांछित विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रमोटर, ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होने चाहिए। ठीक है, और वाहक डीएनए में क्या होता है, वाइकल डीएनए भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वाइकल, क्योंकि यही परपोषी कोशिकाओं में इसको लेके जाता है। अब वांछित क्लोनिंग में निवेशन कैसे करेंगे, वांछित जीन का क्लोनिंग भाग में कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, वांछित जीन को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम दोनों जीनों में समान, आगे देखो, रेस्ट्रिक्शन स्थल होने चाहिए, बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे वो कैसा लेंगे, सेम लेंगे, ताकि पैलिंड्रोमिक साइट बने, स्टिकी एंड बने, ताकि वो चिपक जाए। इसके बाद में दोनों को जोड़ा जाता है, और जोड़े को क्या बोलते हैं अपन, लाइगेशन कहते हैं, जोड़ने। और इसमें लाइगेज एंजाइम को उपयोग में लेते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न एंजाइमों की उपस्थिति होती है। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, जो इसको कट करने का काम करेगा। ठीक है, मिथाइल जो ग्रुप है वो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। ये इसको क्या करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेट जो है, ठीक है, इसको यूज करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो है वो डीएनए को आरएनए में आरएनए को डीएनए में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो इसको क्या करेगा, फॉस्फेट समूह 5 से फॉस्फेट समूह को हटाता है, समूह को हटाता है ताकि वो जुड़ जाए। ठीक है, टर्मिनल फॉस्फेट ये ट्रांसफर करता है, ये क्या करेगा, ट्रांसफर का काम करता है। बिना पॉलीमरेज के। अब
पुनर्योजित डीएनए परपोषी में गुणन। अब पुनर्योजित डीएनए जो जाया वेक्टर के साथ में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, इसको डालेंगे। ठीक है, परपोषी कोशिका में डीएनए का पुनर्योजन दो प्रकार से निवेशन होता है, एक तो होता है रूपांतरण करके, ट्रांसफॉर्मिंग करके, ठीक है, और एक होता है पराक्रम द्वारा या ट्रांसड्यूसन के द्वारा। इस प्रक्रिया में ई कोली जीवाणु कोशिकाओं का प्रमुखतः प्रयोग परपोषी के रूप में किया जाता है। किसको किया जाता है? और एक्सकेरेसी कोली का पुनर्योजन डीएनए में क्या किया जाता है? गुणन किया जाता है। किसको किया जाता है? एस्केरेसी कोली का, ई कोली जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, रूपांतरण करके। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपना वाला जोड़ के फिर उसमें क्या करना, प्रपोषी के अंदर डालना। आक्रामक में क्या होता है कि सीधा उसके अंदर डालना। ठीक है, ये वेक्टर के साथ में। फिर एक क्लोन की गई जीन की पहचान एवं अन्य जीवों में स्थानांतरण। सबसे पहला वांछित जीन को वाहक के साथ में जोड़ा और कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। जैसे अपन जोड़ते हैं तो उसके साथ में अवांछित उत्पाद भी क्या है, के साथ साथ में दूसरे उत्पाद भी अपने को आते हैं। तो इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए परपोषी कोशिका में पुनर्योजित डीएनए का चयन करने के लिए विशेष प्रकार की जीन का प्रयोग किया जाता है। इन जीनों को मार्कर जीन कहा जाता है, जैसे अभी बताया था। ठीक है, दूसरे के भी उत्पाद आ जाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो रूपांतरित कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करती है। इस जीन को वाहक डीएनए से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? वाहक डीएनए के जरूरत में। जैसे कैनामाइसिस प्रतिरोधक जीन, मार्कर जीन के अतिरिक्त कुछ ऐसी जीनें भी होती है जो कोशिका को विशिष्ट लक्षण के रूप में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इन्हें रिपोर्टर जीन भी कहते हैं और ये लक्षण प्रारूप के कारण दूसरी कोशिकाओं से कैसी होती है, अलग दिखती है। उदाहरण के लिए ल्यूसीफेरस एलयूसी जीन को जुगनू में उपस्थित होती है तथा पर जैव प्रतिनिधित्व करती है। ये जीन में जो जुगनू के अंदर आपने देखा होगा, जुगनू जिसके अंदर आग लगती है तो वो इस जीन के कारण होती है। वांछित जीन की अभिव्यक्ति कैसे होगी? वांछित जीन की अभिव्यक्ति तो क्लोनिंग जीन में एस्केरेसी कोली से प्राप्त उसे किसी सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु में निवेश करवाकर उसे वांछित उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एस्केरेसी कोलाई से अपन क्या करते हैं, इंसुलिन प्राप्त करते हैं। तो इंसुलिन प्राप्त करने के लिए अपने को क्या चाहिए, जो इंसुलिन वाली जीन। ठीक है, और जीन को अपन क्या करेंगे, किसी में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद में फिर उसमें क्या करेंगे कि वो दो तरह से बनाता है, दो प्लाज्मिड लेते हैं कि एक उसमें 2-3 चेन होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की ए, बी और सी। ठीक है, ए और बी अपने काम की है, सी वाली जो है वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि सी वाली जो होती है जब इंसुलिन जब मैच्योर होता है तो सी वाली उसमें से हट जाती है। तो अपन क्या करते हैं, ए वाली बनाते हैं, बी वाली बनाते हैं और दोनों को सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं और जिससे अपने इंसुलिन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वे पादप एवं जंतु जिसमें वी जातीय डीएनए, वी जातीय मतलब दूसरी जाति का डीएनए उपस्थित होता है, उनको ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक क्या कहते हैं, जंतु कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे पादप या ऐसे जंतु जिनके अंदर डीएनए में हेरफेर करके ऐसे जंतुओं को बनाया गया हो, यानी वी जातीय मतलब दूसरों का डीएनए उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पादप या ऐसे जंतु को ट्रांसजेनिक क्या बोला जाएगा, जंतु बोला या पादप बोला जाता है। अब जीन अभियांत्रिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य एंजाइम है, जैसे आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। देखो, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है कि ये कार्य आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं। किसका करेंगे, आरएनए टेम्पलेट पे किसका जो है वो डीएनए को क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को लाने का काम करेंगे। जितने भी पॉलीमरेज जो है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को लाने का काम करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को लाने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य। ठीक है, डीएनए पर निर्भर डीएनए, खुद ही डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सपोज मान लो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, ठीक है, अब इससे बनेगा क्या, आरएनए, इससे बनेगा क्या, आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आरएनए पर निर्भर डीएनए
पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आरएनए डिपेंडेड ऑन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंडेड है, डीएनए पे, और डीएनए पर जो है वो आरएनए पर डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेड है। इसलिए डिपेंडेड है क्योंकि ये डीएनए जो है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाएगा, और किस तरह का बनाएगा वो डिपेंडेड किस पे होगा, डीएनए पे। अब डीएनए खुद पे, डीएनए पे ये किसमें होता है, जब इसका क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए टेम्पलेट के अनुपूरक डीएनए सूत्र को न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करने में, बहुलीकरण करेंगे तो कॉपी करेंगे, रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। फिर लाइगेज, इनको जोड़ने के लिए इन एंजाइमों के कार्य में टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब जिस सिरे से बनेगा वो टेम्पलेट कहलाता है, पर डीएनए खंडों के सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लाइसोजाइम्स, ये एंजाइम जीवाणु कोशिका भित्ति को गला देता है। ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है, ताकि जीवाणु के डीएनए का क्या हो जाए, विलगित हो जाए, यानी आसानी से आइसोलेशन हो जाए। मैंने अभी बताया था कि सेलुलेज डालेंगे पादप कोशिका की भित्ति को तोड़ने के लिए, बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम। सारिये फॉस्फेटेज, ठीक है, ये वर्ताकार डीएनए के 5 क्रम में, जैसे आया था अभी, फॉस्फेट को हटाता है, काट लेता है, ठीक है, और डीएनए को रेखाकार में रखने में सहायता करता है ताकि विजातीय डीएनए इसमें निवेशन हो जाए तथा ये एंजाइम डीएनए को वर्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। ठीक है, तो डीएनए इसके अंदर जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, डीएनए फॉस्फेटेज को यूज करेंगे जो फॉस्फेट समूह को 5 सिरे से हटा देता है ताकि वो विजातीय डीएनए यानी एलियन डीएनए जो है, विजातीय को बोलेंगे अपन एलियन डीएनए, इसमें आसानी से क्या हो जाए, निवेशन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ अन्य एंजाइम भी है जो इसमें कार्यरत करते हैं। अब पुनर्योजन डीएनए पद्धति में उपयोगी वाहक, वाहक कौन कौन से लेंगे। ठीक है, तो वाहक कौन कौन से लेंगे, तो सबसे पहला जो है वो ई कोली को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहकों का उपयोग किया जाता है। देखो दोनों किया जाता है, जो प्राकृतिक वाहक को भी उपयोग किया जाता है और दूसरा जो है वो अपने आर्टिफिशियल या संश्लेषित भी, यानी अच्छा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। प्लाज्मिक जो है अपन ऐसे वाहक को तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें प्रयुक्त होने वाले वाहक हैं, सबसे पहला प्लाज्मिड होता है, दूसरा जीवाणु भोजी जो वायरस है, और कॉस्मिड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सर्वप्रथम 1942 में लेडरबर्ग ने इस जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में देखा। ठीक है, अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में देखा, यानी जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, इसको कॉपी नंबर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कॉपी नंबर। ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये इसका मेन डीएनए है, ठीक है, और दूसरा जो है जैसे ये बना रहा, ये सर्कुलर जो है वो इसका कौन सा है, प्लाज्मिड डीएनए होता है। अब इनकी संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6। ठीक है, तो हम 6 के साथ में अपन जोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा होगा उसमें उत्पाद भी क्या होगा, ज्यादा होगा नंबर। ठीक है, तो इसमें उत्पाद भी क्या मिलेंगे, ज्यादा, जितने नंबर उतने उत्पाद। ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाता है, ये इसका मेन जो गुणसूत्र है, तो ये इसका कौन सा है, अतिरिक्त गुणसूत्र। ये सारे क्या है, अतिरिक्त गुणसूत्र, ये इसके क्या है, अतिरिक्त गुणसूत्र है। ये वर्ताकार द्विरज्जुक सर्पिलाकार होता है, ये अपनी पुनरावृत्ति करने में स्वतंत्र होता है, ये स्वयं क्या कर सकता है, पुनरावृत्ति कर सकता है। ये जीवाणु वृद्धि व उसकी जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, अगर ये नहीं होगा तो भी जीवाणु जीवित रहेगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल के अपन वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। इनमें विशिष्ट प्रतिबंधन स्थिल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ वांछित डीएनए को क्या किया जा सकता है, निवेश कर सकते हैं। यानी इसमें बहुत सारी साइट मिलती है जहाँ पे अपना वांछित मतलब जो अपन चाह रहे हैं एलियन डीएनए को अपने इस वेक्टर के साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। इसमें क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर साइट होती है, जो भी बताया था, जो क्या होती है, प्रतिदेवी के प्रति कैसे होती है, प्रतिरोधक होती है। ठीक है, प्लाज्मिड में 3 जीन से लेकर हजारों जीन हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मिड में कितनी, 3 से लगाकर कितने हजारों जीन इसके अंदर चाहिए पाई जाती है।
ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला एक संश्लेषित प्लाज्मिड का नाम जो है वो क्या है, पीबीआर। ठीक है, पी जो है वो प्लाज्मिड है, बीआर जो है वो बॉयलर और रोजेट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो पीबीआर 322 है। ठीक है, अच्छा, इस प्लाज्मिड में दो चिन्हित स्थल होते हैं, एक तो है टेट्रा साइक्लिन प्रतिरोधक और एक होता है एम्पीसिलियन प्रतिरोधक। जो आप देख रहे होंगे ये जो है, ये वाली जो चीज जो है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन यानी टी से ये प्रतिरोधक जीन यहाँ पे मिलती है। मतलब टेट्रासाइक्लिन का इसके ऊपर कोई जो है असर नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस होती है, ये देखो लिखा हुआ है एम्पीसिलियन रेजिस्टेंस जीन है ये वाली। ये इसका ओरी स्थल है, मैंने कहा था कि जहाँ पे ये ओरी स्थल होना जरूरी है, नहीं तो अपना खुद के वाला डीएनए भी क्या हो सकता है, जो वांछित डीएनए लिया है वो खुद भी कॉपी हो सकता है अगर उसके अंदर ओरी स्थल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओरी स्थल की जरूरत पड़ती है, तो ओरी स्थल यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, ये जो है दूसरे, ये देखो बाम्स इकोली फर्स्ट है, ठीक है, पीएसटी है, ठीक है, साल है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी ये एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के नाम है। ठीक है, और ये उनकी साइट है, यानी यहाँ पे इनका नाम जो है, यानी अगर पीवीयू सेकेंड आता है तो वो यहाँ से कट करेगा। ठीक है, साल फर्स्ट आता है तो वो यहाँ से कट करेगा, ये इनकी क्या होती है, साइट होती है, क्या होती है, साइट होती है। ठीक है, इसमें 12 भिन्न भिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के अभिगान स्थल है, जैसे आगे देखो 12 है, कितने हैं, 12। ठीक है, तो ये अभिगान स्थल ही है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन के कट करने वाली ये साइटें होती है। वी जातीय डीएनए को टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलियन के बीच में, ये बात इंपॉर्टेंट है, बीच में करेंगे ताकि अपने वाले का अपन सिलेक्शन कर सके। ठीक है, अच्छा, एम्पीसिलियन के बीच में डालेंगे तो एम्पीसिलियन से ये रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन में बीच में डालेंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, वो टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलियन डाल के फिर उसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, की सहायता से समाकलित करते हैं। प्लाज्मिड में वांछित जीन के निवेश के लिए सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा इसको काट कर रेखिक कर लिया जाता है, इसको काटा जाता है और सीधा जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में दोनों सिरों को जोड़ते हुए प्लाज्मिड एवं वी जातीय मतलब एलियन डीएनए, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डीएनए। ठीक है, इसको इसके साथ में बीच में लगभग 5 से 10 केबी, ठीक है, लंबा वांछित डीएनए खंड को इसके बीच में जोड़ा जाता है। द्विगुणन की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त गुणसूत्र की संरचना को प्लाज्मिड अथवा अधिकाय एपिसोम कहा जाता है। जो अतिरिक्त गुणसूत्र है उसको क्या बोलेंगे अपन, एपिकाय बोलेंगे, एपिसोम। स्वतंत्र रूप से द्विगुणित करने वाली संरचना को प्लाज्मिड, जबकि जीवाणुओं में मुख्यतः गुणसूत्र जुड़कर रहकर उनके साथ में द्विगुणन करने वाली संरचना को अधिकाय कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसको अधिकाय कहा जाता है। जो प्लाज्मिड के साथ में ही जीवाणु, जब ये गुणसूत्र जिसका मेन वाला गुणसूत्र होगा वो जब करेगा कॉपी, तो ये भी क्या करेगा, साथ साथ में कॉपी करेगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, अच्छा, और सपोज मान लो ये जोड़ दिया अपन ने, अब ये जो है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये अपना वी जातीय डीएनए। ठीक है, ये इसको साथ में जोड़ दिया, वी जातीय डीएनए यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, अब ये जब क्या करेगा, कॉपी करेगा, तो कॉपी करने के बाद में अब जो बनेगा, जो अपने पास में जो प्लाज्मिड होगा वो बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, वो जो है वो एमपी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। अतः अपन क्या करेंगे कि एम्पीसिलियन वाली दवाई डालेंगे। एम्पीसिलियन दवाई डालेंगे तो दूसरे जो अनवांछित जो बैक्टीरिया साथ में ग्रो कर रहे हैं, जो एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से मर जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो है वो अपने वाले पीछे बच जाएंगे। दूसरा जो है वो जीवाणु भोजी जो वायरस होता है। ये कैसा है, वायरस है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज को संक्रमित करता है, जीवाणु भोजी कहलाता है। ये कैसा होता है, लैम्बडा या M13 होता है। प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी एक बेहतर वाहक है क्योंकि इसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या होते हैं, सबसे बड़े डीएनए खंड को 24 केबी वाला अपना, और यहाँ कितना था, 5 से 10 केबी वाला, ठीक है, की क्लोनिंग की जा सकती है इससे। प्रत्येक जीवाणु भोजी में एक प्लांट क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे परिरक्षण अपेक्षाकृत कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। इसमें प्लांट क्षेत्र होता है। ठीक है, लेमड़ा जीवाणु भोजी, ठीक है, ये ई कोली कोशिका में जीवाणु भोजी होता है। ये जीवाणु किसमें होता है, ई कोली में।
इसका डीएनए रेखिक और द्विकुंडलित होता है। इसमें लैम्डा फेज, लैम्डा फोर्स, ठीक है, अनावश्यक रूप से डीएनए भाग को हटाया जा सकता है ताकि वाहक अणु का आकार छोटा हो जाता है तथा इसमें बड़े आकार के भी जातीय डीएनए को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। देखो इसकी क्या खासियत है कि इसमें लैम्डा डीएनए के जो अनावश्यक भाग है उसको अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी डिस्टेंस बढ़े और डिस्टेंस बढ़ने से अपना जो लंबे वाला जो डीएनए है वो इसके साथ में जुड़ जाए। तो ये होता है कौन सा, लैम्डा। नेक्स्ट जो है वो प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड और लैम्डा फोर्स का संकरण होता है, दोनों से मिलकर बनते हैं। इसका निर्माण 1978 में बार्बर हॉर्न जॉन एंड कॉलिंस ने किया था। ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणु भोजी में क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों का निवेशन किया जाता है वो प्लाज्मिड कहलाते हैं। दोनों को डीएनए को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। अतः प्लाज्मिड और प्लाज्मिड में लैम्डा जीवाणु भोजी दोनों के गुण होते हैं। प्लाज्मिड में जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड की तरह पुनरावृत्ति करता है तथा क्रॉस स्थल के कारण इनमें पैकिंग लैम्डा कणों की भांति होते हैं। किसके भांति होती है, लैम्डा कणों के भांति, ठीक है। उदाहरण के लिए कॉस्मिड PLFRS, इस कॉस्मिड में 2 क्रॉस स्थल होते हैं, 6 प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं, मतलब काटा जा सकता है, पुनरावृत्ति उत्पन्न स्थल होते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, ये प्रतिरोधक जीन इसमें पाई जाती है। प्लाज्मिड जीवाणु भोजी एवं कॉस्मिड के अतिरिक्त जीन अभियांत्रिकी में कुछ और भी वाहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फॉस्मिड है, शटल वाहक है, ठीक है, ट्रांसपोजन है। ट्रांसपोजन को जंपिंग जीन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो जंपिंग जीन आए तो इसका मतलब वो कौन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजॉन्स कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, जंपिंग जीन कहा जाता है। तो ये 3 जो है मेन वाहक है, ठीक है। एक तो प्लाज्मिड है, जीवाणु भोजी है, कॉस्मिड है। कॉस्मिड जो है वो जीवाणु भोजी, ठीक है, और प्लाज्मिड से दोनों से बनाया जाता है, इसका संकरण है। अब है cDNA या जिसको बोलेंगे अपन पूरक या जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। सबसे पहला आता है पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको बोला जाता है cDNA। cDNA पूरक मतलब उसके अपोजिट वाला। आरएनए के रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए को प्रतिपूरक डीएनए कहा जाता है। यानी देखो आरएनए से क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है, ठीक है, और इस क्रिया को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रति अनुलेखन कहा जाता है इसको। तो सी लाइब्रेरी जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के समस्त एवं अन्य कई पूरक डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित करवाकर संधारित करने को सी लाइब्रेरी कहा जाता है। कई सारे डीएनए को क्या कहा जाता है, परपोषी कोशिका में डालेंगे और वहां से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सी लाइब्रेरी कहा जाता है। सी लाइब्रेरी का निर्माण क्यों किया जाता है, सर्वप्रथम ये क्रियाशील प्रोटीन के निर्माण करते हैं, क्योंकि डीएनए का काम क्या है, आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना। निर्माण करने वाले उत्तक कोशिकाओं में एमआरएनए प्राप्त कर लिया जाता है, और उदाहरण के लिए पौधे, जड़ तथा कोशिका या स्तनधारियों के अंडाशय से, ठीक है, ये क्रिया की जाती है। प्रत्येक एमआरएनए अणु से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा की सहायता से cDNA का निर्माण होता है, जो इस प्रक्रिया द्वारा होता है। आरएनए में डालेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, और जिससे क्या होगा, जो आरएनए होगा वो क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। इस cDNA को वाहक के क्लोन के जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर दिया जाता है। इस डीएनए को वापस वाहक में डाला जाएगा, ठीक है, और इसके बाद cDNA का प्रॉप्स तैयार बन जाएगा और संकरण की पहचान एवं विशिष्टकरण कर लिया जाएगा कि ये डीएनए क्या कार्य करता है। cDNA का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के, ठीक है, एवं प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन का अभाव होता है। इंट्रॉन का मतलब क्या होगा, जिसमें जो इंट्रॉन और एक होता है जो इंट्रॉन का मतलब ये है एक्सॉन और इंट्रॉन, जो अवांछित जीन होती है, जो क्या करती है,
प्रोटीन बनाने के लिए कार्य नहीं करती है, उनका वहां से हटाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग बोला जाता है, वो इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, स्प्लाइसिंग बोला जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें इंट्रॉन नहीं होते। इंट्रॉन क्या होता है, मतलब एमआरएनए बनता है, तो ये पढ़ेंगे अपन आगे कि एमआरएनए जब बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं वो ये होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को संश्लेषित करने वाले इसमें कोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको एक मेथड होता है जिसको स्प्लाइसिंग बोला जाता है, और स्प्लाइसिंग के जरिए इसको हटाया जाता है। ठीक है, और फिर एक्सॉन जो रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी किसी भी जीव के संपूर्ण सजीव के क्लोनिंग खंडों का संग्रह जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। यानी पूरी जो जीन है सजीव की, ठीक है, उनका एक खंडों, किसी भी जीन के संपूर्ण जीनोम को क्या करना, के क्लोनिंग खंडों का संग्रहण करना, क्या करना, संग्रहण करना, इसको बोलने के जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन की लाइब्रेरी। किसी भी जीव की संपूर्ण अगुणित डीएनए का समुच्चय को उस जीव का संजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संजीन बोला जाता है। जीन लाइब्रेरी का निर्माण एक कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर उसका निर्माण निम्न तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो, आणविक प्रॉप्स करके डीएनए या आरएनए खंड जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित पूरक डीएनए, ठीक है, पूरक डीएनए अभी बताया था जो आरएनए से बनता है, या आरएनए खंडों की पहचान की जाती है, उन्हें आणविक प्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आणविक प्रॉप्स कहा जाता है। पहला है डीएनए प्रॉप्स और दूसरा होता है आरएनए प्रॉप्स का महत्व। सबसे पहले है ये आरएनए, दो तरह के प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये अलग से महत्व है। पहला, जीन अभियांत्रिकी के शोध कार्य में प्रयुक्त विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान करना। प्रॉप्स का उपयोग कि कौन सा जीन जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा उसकी पहचान करना। प्रॉप की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान होती है। अपराध विज्ञान में पैतृकता के मामले सुलझाने में, पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में इनका प्रयोग होता है कि भाई जो है पैतृक सुलझाने, पैतृक मामले जो होता है वो जो उनको सुलझाने में, अपराध फॉरेंसिक लैब के अंदर, ठीक है, फसल में प्रजनक बीजों में, पौधों की अच्छी जातियों में पहचानने के लिए प्रॉप्स का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉप्स जो है वो इनका उपयोग लिया जाता है कि भाई ये कौन से जो है वो किसके कारण ये जो आया है, तो प्रॉप से अपने वो पहचान में आ जाएगा। अब एक क्लोनिंग जीनों के विश्लेषण की विधियां। सबसे पहले है तो अपन तकनीकी को संक्षिप्त में वर्णन है। जो पहला है जेल विद्युत कण संश्लेषण या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। अच्छा, ये किस लिए काम आती है, ये डीएनए को अलग करती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई में इसको कट करती है, आरई एंजाइम क्या करती है, उसको कट करती है। कट करने के बाद में अपने पास में क्या हो जाते हैं, डीएनए के खंड मिलते हैं। क्या करते हैं, डीएनए के खंड मिलते हैं। अब खंड जिनका आकार जो होता है, जिनका आकार अलग अलग होता है, ठीक है, ये उसी का ही भाग है। ठीक है, तो देखो आकार अलग अलग है बहुत सारे, लेकिन अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो वो कैसे लेंगे अपन। तो यहाँ पे जिनका आकार अलग अलग होता है, यानी कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो उनको किस प्रकार अपन व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार अलग करेंगे, तो उसके लिए जो है वो एक काम आती है टेक्निक, जिसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, कैथोड जो होता है वो माइनस होता है और एनोड जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, प्लस टर्मिनल होता है। अंदर जो है वो यहाँ पे एगोरस जेल होता है, एगोरस जेल होता है। ठीक है, एगोरस क्या मिलते हैं अपने इसके अंदर, जेल मिलते हैं। अच्छा, डीएनए पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है। डीएनए कैसा होता है, खुद ही नेगेटिव होता है।
अच्छा नेगेटिव होता है तो अपन इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पे कैथोड की तरफ डाला जाता है, तो डीएनए यहाँ पे डालते हैं। अब डीएनए क्या होता है, यहां से मूव करेगा किस तरफ, एनोड की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि डीएनए के चार्ज कैसे होते हैं, जो है नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डीएनए पे इस जेल के अंदर आपको अलग अलग साइज के, ये अलग अलग साइज के क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े, इस तरह से बड़ी साइज वाले, फिर थोड़ी छोटी साइज वाले, ठीक है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से एक स्ट्रिप बन जाती है, ठीक है। तो ये अब इसमें से जो है वो अपने जो वांछित डीएनए जो है उनको अपन यहाँ से इसको हटाकर, जैसे सपोज मान लो ये वाला है तो इसको हटाकर क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, समस्थानिक डाल के आइसोटॉप्स वगैरह को यूज करके अपन पहले से ही क्या करेंगे, इसमें डाल के वो जो मिलेगा वहां पे अपने को समस्थानिक, उससे अपन क्या कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जो है वो चलती है, ठीक है, जिससे अपन क्या करते हैं, डीएनए को अलग कर लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज इसके अंदर एक यूज करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है। अच्छा इथिडियम ब्रोमाइड इसलिए यूज करते हैं कि जब इस पे यूवी लाइट गिरती है तो ये जो बैंड जो है इनका कलर कैसा दिखता है, ऑरेंज दिखने लगता है। कैसा दिखता है, इनका कलर ऑरेंज दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऊपर से यूवी लाइट करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, अपन इसमें ऑरेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, डीएनए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। डीएनए के जो आइसोलेशन डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए को पहले पृथक करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो इसके टुकड़े भी बहुत सारे आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही साइट होगी, जैसे मैंने बताया था ए, ठीक है, जी टी टी ए सी, ऐसे ही जो साइट जो होगी वो बहुत सारी होगी, तो वो बहुत सारी जगह से वो कट करेगा। लेकिन अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, तो उसको पहचानने के लिए फिर अब उसको अलग करने के लिए टुकड़े को तो उसको किसमें, इसमें डालना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे टुकड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो होंगे वो बड़े वाले टुकड़े पीछे रहते हैं और छोटे वाले टुकड़े आगे होते हैं। हल्के जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं और भारी जो होते हैं, भारी कब होंगे, जब उनकी लेंथ बड़ी होगी, और लेंथ बड़ी होगी तो वो कहाँ रहेंगे, पीछे की तरफ रहते हैं। अब यहां से अपने का जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने ले लेंगे। एक आती है दूसरी तकनीक जो है जिसको बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। इस विधि का डीएनए टुकड़ों को एगोरस जेल के अंदर से प्राप्त करने के बाद में, जैसे डीएनए टुकड़े को वही जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस द्वारा इसको डीएनए को बाहर निकाले जाते हैं। इसको कहाँ पे, इनको नाइट्रोसेलुलर फिल्टर पे डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाता है, नाइट्रोसेलुलर जो फिल्टर होता है उसके ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ से, यहाँ से लेके, यहाँ से लिया और इसको कहाँ पे डाला, नाइट्रोसेलुलर फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। स्थान इस फिर डीएनए को प्रॉप्स का संकरण कराया जाता है। जो प्रॉप्स, जो डीएनए प्रॉप्स थे जो अपन ने देखे थे पहले, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा पूरक डीएनए से बनाए गए थे, तो उस प्रॉप्स को यहाँ पे इनके साथ में संकरण कराया जाता है, ठीक है। अब ये तीन तरह की विधि होती है। सबसे पहली जो है वो सर्वप्रथम जो है वो है ईएम सडन विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं सडन ब्राउटिंग टेक्निक। कौन सी बोलेंगे, सडन ब्राउटिंग टेक्निक बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए के लिए करते हैं। ये टेक्निक किसके लिए करते हैं, तो सदन जो है वो किसके लिए करते हैं, डीएनए के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, डीएनए। दूसरी जो है वो नॉर्दर्न ब्राउटिंग टेक्निक है, नॉर्थन, ठीक है, तो इसको ये किसके लिए की जाती है, ये आरएनए के लिए की जाती है। और लास्ट जो है वो वेस्टर्न जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है, प्रोटीन के लिए की जाती है। तो तीनों जो है वो अलग अलग के लिए की जाती है, ठीक है। 1975 के अंदर डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलर फिल्टर पर स्थानांतरित किया और ये टेक्निक जो है सदन ब्राउटिंग तकनीक कहलाती है। इस तकनीक के द्वारा डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है। किसका विश्लेषण किया जाता है, डीएनए खंडों का। दूसरी जो टेक्निक है जिसको नदन ब्लॉटिंग टेक्निक बोला जाता है, और ये आल्विन और उसके साथियों ने की थी 1979 में। और ये किसके लिए की जाती है, ये आरएनए के खंडों के जेल को इलेक्ट्रोपोरेसिस के बाद में कहां पे डाला जाता है, नाइट्रोसेलुलर फिल्टर पे डाला जाता है, ठीक है। और इस पे अमोनियो बेंजाइन ऑक्सीमिथाइल पत्र पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये टेक्निक आरएनए खंडों का विश्लेषण करती है। किसका करती है, आरएनए खंडों का विश्लेषण करती है। तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वेस्टर्न में 1900, ये भी किसमें किया, 79 में टॉबिन और उसके साथियों ने प्रोटीन के लिए किया था। किसके लिए, प्रोटीन के सर्वप्रथम सोडियम
सोडियम डाई डिसाइल सल्फेट, सोडियम दो डिसाइल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइडों का विलगित किया गया, अलग किया गया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग करके नाइट्रोसेलुलर पेपर पे डाला गया और या नायलॉन वाली झिल्ली पे स्थानांतरित किया गया और एक्सरे प्लेट पे उद्भासित करके प्रोटीन की पहचान की गई। ठीक है, और इस तकनीकों में प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है। किसका? देखो इसमें तो बाहर निकाल आरएनए का विश्लेषण किया जाता है, इसमें कि डीएनए का विश्लेषण सदन वाली जो है उसमें डीएनए का किया जाता है, नदन वाली में किसका किसका किया जाता है अपने आरएनए का, और इसके अंदर जो वेस्टर्न में किसका किया जाता है प्रोटीन का। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक है जिसमें इनका विश्लेषण किया जाता है। तो स डीएनए, एन आरएनए और डब्ल्यू प्रोटीन। ये जीनोमिक डीएनए लिया। ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक कौन सी है? सदन वाली है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किए, ये बहुत सारे टुकड़े हो गए, कहा गया इसको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में डाला, ये डाला। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यहां से इसमें से जो है ब्लॉटिंग बफर सॉल्यूशन, ठीक है, अगार जेल और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे इसको ऊपर इनको डाल दिया। फिर यहां से जो है वो अपने वाला जो है जो किसमें था पी, देखो मैंने बोला समस्थानिक प्रॉप्स जो है वो इसके अंदर डाला, नाइट्रोसेलुलर नाइलॉन, ये इसके साथ में जुड़ के अपने वाला जो है वो यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, और इसको अपन ने यहाँ से अलग कर दिया और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो कहलाती है वो ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। कोई डीएनए लिया, काटा, पोरेसिस में डाला, अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोसेलुलर में डाल दिया उसको, वहां से प्रॉप्स डाल दें। ठीक है, प्रॉप्स उसके साथ में संकलन करवाया और फिर अपने प्रॉप्स को इसको साथ में संकलन वाले को अलग कर दिया, फिर इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई ये क्या काम आता है। ये सदन ब्लॉटिंग है। अब एक होती है पॉलीमरेज संक्रांत, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको, पीसीआर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पीसीआर। पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपन लेते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि अपन बहुत सारे प्लाज्मिड में इसको वेक्टर के साथ में इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद में इसको बहुत सारी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, ताकि अपना उत्पाद भी क्या बने, ज्यादा बने। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पॉलीमर चेन रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पॉलीमर चेन रिएक्शन, जिससे अपने को कई सारी कॉपियां इसके अंदर मिल जाएंगी। तो 1990 में मुलिश ने डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए एक सशक्त तकनीक की खोज की, जिसको डीएनए की एक प्रतिलिपि, लाखों प्रतिलिपियां अत्यधिक कम समय में, क्योंकि ये डीएनए करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, यानी तो और इसमें जो होगा वो कम समय में लाखों जो होती है वो क्या होती है, प्रतियां तैयार हो जाती है। पॉलीमरेज जो है श्रृंखला में, ठीक है, के नाम से जानी जाती है ये। ठीक है, इस अभिक्रिया में 3 चरण होते हैं। इस जो बारंबारता चक्रित होकर डीएनए का क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, और इसमें लगभग 20 से 30 बार दोहराने पर डीएनए की लाखों कॉपियां तैयार हो जाती है। इसमें भी वही करते हैं, डीएनए को पहले तोड़ा जाएगा, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, इसको बोलेंगे डीनेचुरेटेड। ठीक है, फिर एनए लिंक होता है, ठीक है, फिर इलॉन्गेशन होता है। ठीक है, पहले इसको तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे फिर प्राइमर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जैसे सपोज मान लो 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये वापस 3 एंड है, ये 5 एंड है। ठीक है, ये 5, ये 3, ये 5 और ये 3। ठीक है, ये प्राइमर जोड़ देते हैं, और प्राइमर जोड़ने के बाद में फिर यहाँ पे जो है वो अपना कॉपी हो जाएगी, ये ऐसी कॉपी हो जाती है। अब अपने पास में एक डीएनए था, अब अपने पास में कितने डीएनए हो गए, 1 और 2 डीएनए हो गए। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस जो होता है, 3 चरणों में ये चलता है, ये बार बार चलता है, मशीनों में होता है। ठीक है, और इसमें वही मैंने बताया था एक्वा थर्मेटिकस जो है वो बैक्टीरिया को यूज किया जाता है।
क्योंकि वो ज्यादा उसके पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉलीमरेज जो चाहिए, क्योंकि ये नए न्यूक्लियोटाइड जैसे ये पिंक वाले जो है ये नए न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर जोड़े हैं, तो इन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फिर अपने को पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो पॉलीमरेज जो है वो लाएंगे कहाँ से, तो वो यहाँ से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इस एंजाइम जो है वो उससे मिल जाएगा। ये थर्मल साइक्लर होती है, देखो टेम्परेचर पे काम करती है ये। ठीक है, और कम से कम 92 से 94 डिग्री सेल्सियस काम करती है, इतने डिग्री पे। ठीक है, और इसमें एक्वा एंजाइम को बैक्टीरिया से लिया जाता है पॉलीमरेज। प्रत्येक चक्रण के पूर्ण होने में 225 सेकेंड का समय लगता है, और एक चक्र में कितने, कम से कम लाखों प्रतियां तैयार हो जाती है। आणविक मानचित्र या अनुसंधान उद्देश्य से किसका उपयोग किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में या जीन थेरेपी में, कई सारी जीनें बनानी हो तो, डीएनए का बहुल आकारिकी का अध्ययन करना हो तो, अपराधी विज्ञान में अपराधियों की पहचान हेतु इसको लिया जाता है। ठीक है, आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया की आदि की पहचान करनी हो तो इस टेक्निक को अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, ये अपने आगे जीन अभियांत्रिकी में जीन थेरेपी। एक आता है डीएनए फिंगरप्रिंट, जो आपने कभी देखा होगा। एक अपने आता है ये फिंगरप्रिंट, अंगूठे वाला फिंगरप्रिंट। ठीक है, एक डीएनए का फिंगरप्रिंट होता है। डीएनए के पैतृक जो मामले जो होते हैं या किसी आपराधिक मामले जो होते हैं, रेप केस में जो है वो ये उपयोग में टेक्निक ली जाती है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट से क्या करते हैं अपन, कोई भी जैसे अपराधी है तो उसका कोई भी डीएनए लेंगे, उस डीएनए को वो जो वहां पे जो अपने को एविडेंस में मिला है डीएनए, उन दोनों डीएनए को क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। ठीक है, तो वो मैच कैसे करवाते हैं, वो इसी कराते, जो डीएनए जो अपने बनी थी अपने जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर ऐसे बैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी खोज जो है वो किसने की थी, एलेक्स जेफरिक ने की थी एवं उसके साथियों ने की थी। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस के विशिष्ट अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति में विशेष पृथकता होती है। जैसे मेरा डीएनए में विशिष्ट अनुक्रम होगा, अनुक्रम, वैसे डीएनए जो है वो अपने डीएनए और जो सार जो होते हैं वो कम से कम 99% सेम होते हैं, 99.9% सेम होते हैं। यानी मेरे अंदर भी इंसुलिन बन रहा है, आपके अंदर भी बन रहा है। ठीक है, और 0.1 जो है वो केवल और केवल अपने फेस वगैरह जो है उनको चेंज करने में कार्य आता है, लेकिन उनका अनुक्रम जो होगा वो विशिष्ट होता है। कैसा होता है, अनुक्रम, मतलब उसमें व्यवस्था जो होगी वो कैसे होगी, विशिष्ट होगी। प्रत्येक व्यक्ति में विशेष डीएनए की छाप या चित्र सदैव एक जैसा होता है, चाहे वह शरीर के किसी भी अंश से लिया गया हो। उसका चित्र जो होगा शरीर से, यहाँ से सेल लेंगे तो भी वही है, यहाँ से लेंगे तो भी वही है, एयर से लेंगे, कहीं से भी लो तो आपको सही मिलेगा। इस विधि में डीएनए के छोटे खंड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, तोड़कर वही जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में डालते हैं, वहां पे बैंड बन जाते हैं, और इसमें सदन ब्लांटिंग तकनीक द्वारा एक्सरे प्लेट पर यूवी लाइट की सहायता से वो यूवी लाइट डालते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड को उपयोग में लेते हैं, और जिससे डीएनए के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे मैंने लिया कि ये क्या है, सैंपल कलेक्ट बाय द सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब जो जिसपे अपने को डाउट है वो। ठीक है, अब ये जो अपने को जो क्राइम हुआ था वहां पे अपने को ये मिला है डीएनए। अच्छा, अपने क्या किया कि पूरा जो है कि उसमें 3 सस्पेक्ट और मिले कि भाई ये 3 जो है वहां पे इन पे शक है। ठीक है, जहां पे कोई भी कांड हुआ है या फिर जो भी ऐसा घटना हुई है उसमें जो पे डीएनए मिला उसका ये है। ठीक है, अब जो जिन पे तीनों पे शक है उनका ये है, तो अब इनको क्या किया जाता है, इसका डीएनए लिया पहले वाले का, सस्पेक्ट का दूसरे वाले का, और ये तीसरे वाले का, तीनों के डीएनए को फिंगरप्रिंट के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए। ठीक है, यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में ऐसे बैंड बन गए। अब देखा जाएगा कि देखो इस वाले का अगर देखेंगे तो ये वाला देखो मैच नहीं कर रहा है इसके, इस वाले में ये मैच कर रहा है, लेकिन इस वाले में ये मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वाला तो हो गया दूर। सेकंड वाले में ये वाला मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला मैच भी नहीं कर रहा है, तो ये भी वाला, ये भी सस्पेक्ट जो हो गया वो कैंसिल हो गया। अब जो इसमें देखो ये वाला है वो बिल्कुल इससे और इन दोनों से मैच कर रहा है, बीच वाला भी ये मैच कर रहा है, और यह वाला भी ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब जो है वो सस्पेक्ट जो दो जो है वही असली गुनहगार है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किसी भी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाना, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि शिशु के पूर्व से ही पता लग जाता है। ठीक है, कि ये बीमारी इसके अंदर, क्योंकि वो देखेंगे कि भाई फादर मदर में है हीमोफीलिया, मतलब वो ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है,
तो फादर मदर के अंदर जिसमें भी अंदर भी है उसमें देखा जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट में। अगर वही फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिलते हैं तो अपने को पता लग जाएगा कि उसके अंदर वो बीमारी आई है या नहीं आई है। बलात्कार या हत्या जैसे अपराधों में अभियुक्तों की पहचान करने में ये अपराध विज्ञान में इसको काम में लिया जाता है, फॉरेंसिक साइंस के अंदर इसको काम में लिया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट जो है वो है प्रतिबंधित खंड लंबाई के बहुरूपिता चित्रण, मैपिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, ठीक है, जिसको RFLP कहा जाता है। जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विभिन्न प्रभेदों या संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए खंड को काटता है तो इसे प्रतिबंधित, ठीक है, लंबाई में बहुरूपिता चित्रण कहा जाता है। मतलब कई सारे एंडोन्यूक्लियर प्रभेदों या संबंधित जातियों के अंदर जहां से भी ये जीनोमिक डीएनए को कट करता है उसको RFLP कहा जाता है। इस विधि से संबंधित जातियों में डीएनए को पृथक कर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पाचित कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाएगा, ठीक है। और डीएनए के बैंड को नाइट्रोसेलुलोज में डाला जाता है और डीएनए फिल्टर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और पेपर में रेडियो चिन्ह या प्रॉप्स युक्त करते और विश्लेषण करते हैं। अतः इसे ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऑटो रेडियोग्राफी। और इसका उपयोग क्या होता है? इसमें विभिन्न जातियों प्रभेदों में आपसी संबंध से का पता लगता है कि ये आपस में कितने संबंधित है। दूसरा है मात्रात्मक लक्षणों में जीन संरचना व कार्यों में पता लगता है। इस विधि से डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। इस विधि का मक्का, चावल, गेहूं आदि में RFLP का मानचित्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है, या किए जा चुके हैं, ठीक है। और जिससे पता लगता है कि इसमें क्या गुणवत्ता में कमी है या इसको कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट पुनर्योजित जो टेक्निक डीएनए टेक्निक है उसकी क्या उपलब्धि है? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य चिकित्सा विज्ञान में एक तो इसका ज्यादा उपयोग, दूसरा है कृषि विज्ञान में कई सारे उन्नत किस्म जो लाने के लिए अपन जीनों का स्थानांतरित करके उसको किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक जैसे एनिमल्स है, पादप है, उनको बनाने में। औद्योगिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां हैं, कई जैसे इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको बनाया कई लार्ज क्वांटिटी पे अपन क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक के द्वारा बनाया जा सकता है, जो अपने को नेचुरल टेक्निक के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इस तकनीकों का प्रयोग से मनुष्य में, फसलों में, पौधों में, पालतू पशुओं की किस्मों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है, ठीक है। पुनर्योजित डीएनए में कुछ उपलब्धियां हैं जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे नीप जीन का क्या करता है, क्लोनिंग करके अपन डाल देंगे पौधों के अंदर तो नीप जीन वह कार्य करेगी और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी तो सभी पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। हीमोफीलिया जैसे जीन को अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये जीन के कारण हीमोफीलिया होता है तो जीन को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह दूसरी कोई डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो अपन कर सकते हैं। हेपेटाइट बी विषाणुओं में जीन क्लोनिंग, मानव वर्धीय हार्मोन मतलब इंसुलिन जैसे क्लोनिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, इनको बनाया जा सकता है। मानव जीनोम परियोजना जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें 13 साल लगे थे, ठीक है। और इसमें क्या पता लगाया कि कौन सी जीन क्या कार्य करती है अपने अंदर, इनका पता लगाया। वो जो है 46 जो गुणसूत्र है उन सबके गुणसूत्र के अंदर जो कौन से जीन जो है वो कौन सा कार्य करती है, कौन सा प्रोटीन बनाती है, वो सारा विवरण अपने को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HGP कहा जाता है, ठीक है। प्रतिजैविक पेनिसिलियम के निर्माण करने हेतु पेनिसिलियम ऐसे लाइजेज जीन, जो पेनिसिलियम के अंदर कौन सी जीन है जो पेनिसिलियम बनाती है, तो उसकी कॉपी करके अपन कई सारे क्या कर सकते हैं, पेनिसिलियम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपने अंदर जो है वो क्या है, इनके उपयोग जो है। तो ये थी डीएनए पुनर्योजन, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या किया कि डीएनए को जो वांछित डीएनए है उसको किसी के साथ में जोड़ के, वेक्टर के साथ में जोड़ के अपने R रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको परपोषी में डाला और परपोषी में उसका गुणन करवाया और वहां से अपने आप प्रोडक्ट प्राप्त किया, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।